पर आधारित जलवायु का वर्गीकरण, है ना, जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु समझते हैं ना आप लोग, जल प्लस वायु, है ना। मैं इसको फिर से बता दूं, जल प्लस वायु, और इन दोनों को निर्धारित कौन करता है? ताप। अब हम कह सकते हैं कि जो ताप होता है, टेम्परेचर जो, और ताप कहाँ से आता है? सूर्य से। तो जो सूर्य होता है उससे टेम्परेचर मिलता है, और उस टेम्परेचर से जल और वायु, जलवायु की स्थिति, जल और वायु की स्थिति बनती है, और ये जलवायु मिलकर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। इट इज क्लियर? ये लिंक है, ठीक है, चीजें लिंक है। तो जलवायु का अब हम लोग वर्गीकरण करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है जलवायु जो होती है ना, वो स्थायी होती है लगभग, या आप लोगों को इसी एक टॉपिक का नाम अलग तरीके से पढ़ने को मिल जाएगा। तापमान का, अगर हम कहें तापमान का प्रादेशिक प्रादेशिक वितरण, ये भी कहीं कहीं आपको इस टॉपिक का नाम मिल जाएगा। समझ रहे हैं? आपको पता है ना कि जैसे अगर कहीं का टेम्परेचर लगभग इक्वल है, टेम्परेचर लगभग क्या है, समान है किसी किन्हीं क्षेत्रों का, तो वहां की जलवायु भी लगभग लगभग कैसी होगी? वहां की समान होगी। इस चीज से एग्री करेंगे आप लोग? कहीं का अगर तापमान समान होगा, ताप समान होगा, टेम्परेचर, तो वहां की जलवायु जो होगी उस क्षेत्र की, उन क्षेत्रों की, वो भी लगभग लगभग समान होगी, है ना। अभी आगे चल के देख लेंगे हम लोग इन चीजों क्या क्या है। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी पृथ्वी पर, अपनी पृथ्वी पे चलते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, ठीक है। ये 0 डिग्री है। आप लोग बोलते जाएं, लिखते जाएं नहीं, सिर्फ बोलते जाएं मन में अपने में। ये इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। फिर एक और जोन आता है, मतलब लाइन आती है, जोन नहीं, लाइन आती है, एक और लाइन है इमेजिनरी, ये है 23.5, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद इसी के पैरेलल अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो 23.5 पे हमें मिल जाएगी कौन सी? मकर रेखा, ठीक है। नॉर्दर्न स्फीयर में अगर हम चले, हेमिस्फीयर में चलेंगे तो हमें मिल जाएगी 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक होता है ना, ऊपर आर्कटिक मिलता है ना हमें, तो आर्कटिक वृत्त ये है हमारा आर्कटिक वृत्त, इसको हम लोग आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और इसी के पैरेलल जो दक्षिण में होगी, अब आप लोग खुद से अनुमान लगा लो इसको क्या बोलेंगे। ऊपर आर्कटिक होता है तो नीचे अंटार्कटिका होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका वृत्त। क्लियर? अब और ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री, और वो मेरा होगा यहाँ पे पोल, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ये उत्तर में है, उत्तरी ध्रुव। और ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव, ये भी 90 डिग्री है। तो अगर एक क्वेश्चन बने कि टोटल कितनी जो है रेखाएं, जो अक्षांश अक्षांश है ना, अक्षांश रेखाएं, अगर क्वेश्चन बने कि जो पृथ्वी है उस पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो मुझे बताओ कि 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस नीचे की 90 डिग्री, क्लियर। और एक 0 डिग्री की है, ठीक है, 0 डिग्री वाली एक है, तो टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 181 रेखाएं, 81। और अगर कोण की बात करें तो 181 डिग्री तो नहीं कहेंगे, डिग्री कह देंगे, वैसे डिग्री एक्चुअली एक इंडिकेशन पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर इंडिकेशन होता है ना, 181 डिग्री का कोण भी होता है, तो हम डिग्री लगा देंगे तो कोण बन जाएंगी। तो वैसे अगर हम कहें कि टोटल कितने कोण होते हैं, कितनी रेखाएं होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो 181 रेखाएं होती। कैसे होती हैं फिर से बता रहा हूँ।
0 डिग्री से नीचे की ओर चलेंगे तो कितनी रेखाएं मिलेंगी? 90। 0 डिग्री से ऊपर की ओर चलेंगे तो कितनी रेखाएं मिलेंगी? 90। 90 90 180, और ये 0 डिग्री भी तो जोड़ेंगे तो कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 181। ठीक है, ओके, यहां तक आप लोग सेटिस्फाई होंगे। अच्छा, इसी पेज में मैं बता दे रहा हूं, कैसे बताऊं इस पेज में। चलो, ये एरो तो बनाए थे। ये जो एरो ऊपर की ओर जा रहे हैं, सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है ना? 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा सूर्य का टेम्परेचर पड़ता है। तो अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। कम होगा। कल आपने एक चीज समझी होगी, मैं याद करने वाली बात नहीं कर रहा हूं, आपने एक चीज समझी होगी और उसमें कहा गया था कि निम्न अक्षांशों से अगर हम उच्च अक्षांश यही है ना, उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो क्या होता है? टेम्परेचर कम होगा। कम होता है ना, यहाँ पे बर्फ होती है और यहाँ पे बर्फ नहीं मिलेगी इस भूमध्य रेखा पर, कम हो रहा है ना। वैसे ही ठीक नीचे भी होगी। ये हमारा निम्न अक्षांश है, ये उच्च अक्षांश है। निम्न उच्च कैसे कहते हैं? ये 0 डिग्री है यार, ये 90 डिग्री है। 0 छोटा होता है, 90 बड़ा होता है, तो उच्च ये है। तो 0 से जब 90 की ओर चलेंगे तो धीरे धीरे क्या है? टेम्परेचर कम होता जाएगा। वैसे ही उत्तरी गोलार्ध में, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में। इट इज क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलें अगर हम, तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि ध्रुवों की ओर या उच्च अक्षांशों की ओर, ध्रुव जो होते हैं वो हमारे उच्चतम अक्षांश होते हैं, है ना? तो ध्रुवों की ओर यानी उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? तापमान में कमी आती है। ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। अभी तक इन्हीं चीजों को याद करते रहे होंगे ना, ऐसे हाथ रख के ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की कमी होती है, फिर उल्टा बोल देते होंगे तापमान बढ़ जाता है ना। तो अब तो क्लियर है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये पॉइंट मेरा हो गया। तो और ये जो रेखाएं खींची गई हैं, आपको इतना पता होना चाहिए, जो रेखाएं खींची गई हैं, जो रेखाएं ये खींची गई हैं 20, मतलब 181 में कह सकता हूँ, 181, और उसमें से मेन रेखाएं जो हैं वो ये जो रेखाएं हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये जो रेखाएं खींची गई हैं किसके आधार पर खींची गई हैं? किसके आधार पर रेखाएं खींची गई हैं? तो ये रेखाएं जो खींची गई हैं वो है तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के ही आधार पर तो बता रहा हूं, तापमान के आधार पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, है ना? अक्षांश रेखाएं जो खींची गई हैं तापमान के आधार पर खींची गई हैं कि जो भूमध्य रेखा के निकट जो होंगे उनमें ज्यादा टेम्परेचर होगा, ऊपर कम होता जाएगा। जैसे कि बताया, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर टेम्परेचर गिरता है, कम होता जाता है। तो इसी के आधार पर अब हम क्या कर रहे हैं? तापमान के ही आधार पर जलवायु का वर्गीकरण करते हैं, जलवायु को भी क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, वर्गीकृत समझ रहे हो? वर्गीकृत क्या होता है? वर्गीकृत बांटना नहीं होता है, बांटना का मतलब एक एक चीज को अलग अलग दे रहे हैं, पर अब हम क्या कर रहे हैं? एक जोन बना दिया, इस जोन में लगभग समान टेम्परेचर होगा, ये वर्गीकरण होता है। ठीक है, समूह में बांट रहे, एक तरह से कहें समूह में बांटने की चीज को हम लोग वर्गीकृत कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। और ये क्लियर तो होगा ही, क्योंकि तो बेसिक्स थे जो मैंने बताया, इनके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्गीकृत करते हैं। अब चलते हैं फिर हम लोग। अच्छा, एक चीज बता दो मुझे, अगर आपके पास मैप है, वर्ल्ड मैप, और होना ही चाहिए, तो उस पर निगाह डालें, अभी तुरंत उसकी तरफ देखें पलट के। अगर सामने तो सामने, अगर आपके पीछे लगा तो पलट के देखें, साइड में लगा तो घूम के देखें, है ना? अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें, चीज़ों को, गर्दन को एडजस्ट कर लें। तो आप लोग देखेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध होगा, गोलार्ध तो समझते हैं ना, हेमिस्फेयर। देखो, ये जो होता है ये गोला होता है, भूमध्य रेखा इसमें काट दी, तो ये जो ऊपर का बचा है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और जो नीचे का आधा गोला बचा है ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो आप देखेंगे जो उत्तरी,
अब उसमें तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो ग्लोब पे दिखाई देता है ना। आपके पास तो मैप है, तो आप मैप में देखेंगे तो भूमध्य रेखा देख लीजिए। अच्छा, एक काम और कीजिएगा ना, एक काम प्लीज कर लीजिएगा। आप क्या करना, एक स्केल लेना बड़ी वाली, और उस स्केल से अपने मैप पे, जो वर्ल्ड मैप है उसमें से भूमध्य रेखा बना लेना 0 डिग्री। उसमें देखना साइड में डिग्रीज लिखे होंगे, 0 डिग्री। मैं देखने की कोशिश अपने मैप में कर रहा हूँ, हाँ तो वो लिखा हुआ देखो, 0 डिग्री लिखा होगा, जो साउथ अफ्रीका के बिल्कुल बीच से जाती है। जो मतलब साउथ अफ्रीका में बोल रहा हूँ, जो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीच से जो रेखा जाती है, वो है हमारी 0 डिग्री। तो इस पे एक लाइन खींच लेना है ना, बड़ी सी मोटी सी एक लाइन खींच लेना, ताकि मुझे दूर से ही पता चलता रहे ये हमारा भूमध्य रेखा है। तो अब आपने मैप में देखा, अब मैप बना दूं मैं, मेरे हिसाब से मैप बना ही दूं मैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं वर्ल्ड मैप पे अगर देखूंगा, तो मेरा इस हिसाब से एक वर्ल्ड मैप बना होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्पेन, यहाँ से ऐसे, एक्चुअली मैंने आज पूरा मैप बना दिया विद अफ्रीका एंड यूरोप, है ना। ओके, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड भी है आपका, एंड दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका प्लेयर, एंड दिस इज योर लैटिन अमेरिका। ठीक है, ये आपका मैप है, इस प्रकार से आपका एक मैप होगा। ओके, तो आप एक इमेजिनरी लाइन, आपका मैप इस प्रकार से होगा, तो आप क्या करिएगा, एक इस पे आप लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। मेरा मैप थोड़ा तिरछा भी हो सकता है ना, तो आप लोग लाइन ड्रॉ जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से एक भूमध्य रेखा निकलती है, ठीक है। आप लोगों को एक कंट्री छूटा हुआ लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ से आपकी एक भूमध्य रेखा जाती है, 0 डिग्री है ये क्या है, 0 डिग्री। अब इसी के पैरेलल अगर हम कर्क रेखा देखेंगे, तो वो जाएगी ऊपर से और भारत के बीच से, इसको तो याद कर ही लीजिएगा, वो भारत के बीच से निकालो यहाँ से। ये दिख रही है ना, पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है, यहाँ से ऐसे जाएगी वो। अब इधर कहाँ से जाएगी वो थोड़ा मैप टेढ़ा मेढ़ा अगर हो गया है तो उसके हिसाब से उसको, और यहाँ से जाएगी आपकी, और यहाँ से मैंने देखो तिरछा कर दिया क्योंकि, अच्छा इसको मैं थोड़ा ऊपर बना दूं तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपकी इस तरह से लाइन जाएगी। 66.5 अगर हम देखेंगे, 66.5 भी मैं खींचते रहूं, 66.5 अपर में यहां से लगभग जाएगी 66.5, ठीक है। ओके, क्लियर यहां तक। हम्म, ओके। अब देखें आप लोग मैप पे, अब अगर मैप है आपके पास, तो ये 66.5, अभी मैं बात कर रहा हूँ गोलार्ध की। तो उत्तरी गोलार्ध इस भूमध्य रेखा के ऊपर है, और दक्षिणी गोलार्ध इस, और जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक मतलब उनके बीच में मत देखिएगा, जो महाद्वीप मैंने बनाए हैं ना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इनके बीच में मत देखिएगा। इनके अलावा जो ब्लैक दिख रहा साइड में, ये क्या है, पानी है, जल है। तो मुझे ये बताओ कि नॉर्थ अमेरिका में जल मंडल ज्यादा है या साउथ अमेरिका में जल मंडल ज्यादा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो जल मंडल है जिसमें पानी है, वो साउथ गोलार्ध में ज्यादा लग रहा है या उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, किसमें पानी ज्यादा है, प्लीज मेक अ कमेंट, किस गोलार्ध में ज्यादा है पानी। जल मंडल किस में ज्यादा है, साउथ में, वेरी गुड।
गुड। तो और जस्ट इसका उल्टा भी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं स्थल मंडल का, यानी जमीन का, स्थल मतलब जमीन, अभी हम लोग स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो स्थल मंडल किस गोलार्ध में है, ज्यादा ज्यादा किस गोलार्ध में है स्थल मंडल? फिर से देखने की कोशिश करें मैप में, तो आपको पता चलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल या मैं इसको थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में लिखूं। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में, गुड। एक लोगों को दिख नहीं रहा है ना, वो कमेंट नहीं कर रहा है क्योंकि हमें लग रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर या तो मैप जो होगा दीवार पे चिपका चिपका गिर गया होगा नीचे, है ना। तो प्लीज ध्यान दें और मैप पे फोकस फोकस रखें उस पे। उत्तरी गोलार्ध में की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट, कौन है ये? मैं गोलार्ध की बात कर रहा हूं, आपने उसको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। मैं सिर्फ हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध, हाँ। आप खुद से मैप में जैसे ही देखोगे आपको पता चल जाएगा। लाइन जो है, लाइन नहीं, लाइन जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा 0 डिग्री अपने दिमाग में। 0 डिग्री आप जैसे ही उसमें ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार नीचे तो सिर्फ महासागर ही महासागर ज्यादा दिख रहे हैं, है ना। कुछ एक जमीन दिख रही है लेकिन ऊपर ज्यादा जमीन दिख रही है। यानी उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल अधिक है ना। इसको वाइस वर्सा भी कर लीजिएगा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट। अपोजिट कैसे? कि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलमंडल अधिक है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। हो ही जाना चाहिए, मैप के थ्रू मैंने समझा दिया। ठीक है, फिर अब चलते हैं। ये चीजें इतनी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मैं इधर बना रहा हूं 0 डिग्री, उससे ऊपर है हमारा हाउ मच 23.5 कर्क रेखा, जस्ट नीचे है मकर रेखा, ठीक है। जस्ट नीचे है मकर रेखा। तो जो ये 0 डिग्री है ना। हाँ, अब कमेंट नहीं करें, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, अब बहुत चीजें आने वाली हैं, अच्छी चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 कर्क रेखा, और नीचे साउथ की ओर मकर रेखा। ये तो रट गई होगी, इतने बार नाम लिया है। अगर हम 0 डिग्री से ऊपर, मैं इसको बता दूं क्या? ज्यादा टिपिकल तो नहीं होगा क्या? ठीक है, ठीक है, बता देते हैं। आज अच्छा पढ़ा है। हाँ, आज मैं स्लो चल रहा हूँ। मैंने काफी विचार किया आप लोगों की स्थिति पे, है ना। अच्छा, ठीक है। तो 0 डिग्री से अगर हम 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे आए, 0 से 5 डिग्री ना, ये तो 23 डिग्री है ना, तो मैं यहां ले रहा हूं 5 डिग्री, 50 हो गया ये तो। 5 डिग्री ऊपर नॉर्थ की ओर और 5 डिग्री साउथ की ओर, ठीक है। तो ये जो पट्टी बनेगी, ये जो बेल्ट बनेगी, ये पूरे मैप पे आप लोग इसको करिएगा, है ना। ये पूरे बेल्ट जो है किस पे बनेगी? आपके पूरे मैप पे बनेगी ना, भूमध्य रेखा जहां जहां जाती है। तो ये जो बेल्ट है इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र, या
या विषुवत विषुवत रेखीय क्षेत्र। क्लियर? हाँ, जो आप बोल रहे हैं ना, जीरो को विषुवत लाइन भी बोल सकते हैं। अगर आपने सीजन वाला अगर लेक्चर किया होगा तो उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है कि इसको विषुवत कब बोलते हैं। विषुव विषुव आप लोगों को क्लियर होगा ना, विषुव विषुव से मैंने विषुवत बताया था। तो आप एक बार है ना उसको देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। मैं फिर से वापस जाऊँ उन चीज़ों को रिवाइज कराऊँ तो फिर टाइम भी लग जाएगा और चीज़ें फिर बोरिंग भी लगने लगती हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। यानी ये टोटल कितने अक्षांश हो गए, कितने डिग्री हो गए? 10 अक्षांश हो गए ना, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी 10 अक्षांश, है ना? 10 अक्षांश हो गए ना, 0 to 5 ऊपर, 0 to 5 नीचे। तो ये दो अक्षांश हैं। यहां पर आपको पता होगा एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट सन होता है ना, और जब सन डायरेक्ट होगा तो यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होगी, है ना? और प्रतिदिन वर्षा समझ लो, प्रतिदिन वर्षा यहाँ पे होगी। तो वर्षा जब ज्यादा होगी तो गर्मी क्या होगी? गर्मी क्या होगी? गर्मी कम होगी इस क्षेत्र में, अपेक्षाकृत, है ना? गर्मी कम होगी क्योंकि वर्षा हो रही ना, रुक रुक के वर्षा हो रही है, लगातार वर्षा हो रही है, प्रतिदिन वर्षा हो रही है, दिन में कहो पूरे दिन दिन वर्षा हो, है ना? तो ये जो है यहाँ पे गर्मी कम होगी। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा, अब इसको मैंने थोड़ा अलग से बता दिया था ना। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड की, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये 0 डिग्री, ये हमारा 23.5 कर्क रेखा, 23.5 मकर रेखा। अब 0 to 23.5 और नीचे 0 to 20, अब मैं पूरा ले ले रहा हूं, है ना, उसको इंक्लूड कर दे रहा हूं उसमें, यानी किसको? विषुवत रेखीय क्षेत्र को इसमें हम जोड़ दे रहे हैं, उसको थोड़ा अलग से हम नहीं रखेंगे, इसको मैंने पूरा जोड़ दिया। क्यों जोड़ा अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है, इस पूरी पट्टी में सीधी सन की रेज पड़ती हैं। गर्मी क्या होगी? अधिक होगी। गर्मी विषुवत रेखीय क्षेत्र में भी हो रही है, गर्मी तो वहां भी अधिक हो रही है, लेकिन वहां क्या है? वहां पर वर्षा हो रही है ना, उतनी बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, तो इसकी वजह से कम गर्मी का जो आभास है वो कम होगा, लेकिन गर्मी वहां भी हो रही है। तो मैं कहने वाला हूं कि यहां पर सूर्य सीधा चमकेगा तो इसका मतलब है गर्मी जो होगी, गर्मी जो होगी वो अधिक होगी। गर्मी अधिक होगी ना यहाँ पे इस क्षेत्र में। जब गर्मी अधिक होगी यानी ऊष्मा अधिक हो रही है, ऊष्मा का आभास ज्यादा हो रहा है हम लोगों को, ऊष्मा हम लोगों को ज्यादा महसूस होगी ना, तापमान जिसे हम कह रहे हैं, ताप को ज्यादा महसूस करोगे। ठीक है, अब जब ताप को ज्यादा महसूस करेंगे तो इसीलिए इस जोन को, इस पूरे जोन को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जोन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जोन का मतलब क्षेत्र, उष्ण मतलब ऊष्मा, ऊष्मा, कटिबंध, बंध मतलब समझते होगे आप लोग, बंध समझते हो ना, बंध का मतलब होता है बेल्ट जो हम लोग लगाते हैं, कटी मतलब होता है कमर, कमर पे जो हम लोग बेल्ट लगाते हैं उसको हम लोग कटिबंध कहते हैं। ठीक है, उष्ण ऊष्मा, ऊष्मा का, ऊष्मा को ही हम लोग ताप भी कहते हैं। तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो कि 0 से लेकर 23.5 नॉर्थ में और 23.5 साउथ में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के पूरे क्षेत्र को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा क्षेत्र कौन सा कहलाता है? हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब आप इसमें कह सकते हैं हमने उसको इंक्लूड कर दिया, किसको? विषुवत रेखीय क्षेत्र को इसी में इंक्लूड कर दिया, 0 to 5 डिग्री, 0 to 5 डिग्री इसी में इंक्लूड कर दिया। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने अक्षांशों को कवर करता है? 23.5 प्लस 23.5 कितना हो जाएंगे? टोटल कितना होगा? 23.5 23, 48 डिग्री। ठीक है, 48 डिग्री। इट इज क्लियर?
मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ उसको, है ना, फिर से वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा 0 डिग्री हमारा भूमध्य रेखा है। नॉर्थ में अगर हम जाएंगे कितने डिग्री, 23.5 डिग्री अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो हमें कर्क रेखा मिल जाएगी, और अगर हम 0 से लेके दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जाएंगे तो मकर रेखा मिलेगी। इस पूरे क्षेत्र में सीधे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, अत्यधिक गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है, भयंकर गर्मी होती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने कहा, इस क्षेत्र को रख दिया किस क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रख दिया। नहीं 47 हो रहा, ओके 47। मैंने एक्चुअली क्या है 0 डिग्री भी इंक्लूड कर दिया ना इसमें, 0 डिग्री भी मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें। आई होप क्लियर होगा, ये मैंने 0 डिग्री से मैंने इंक्लूड कर दिया। तो ये क्या हो गया, इस पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने क्या कर दिया, आप उस पे ध्यान दे लो, है ना, 47 हुआ। जो जो बता रहे हैं वो मत समझना, और वो भी 48 ही होगा क्योंकि मैंने इसमें 0 डिग्री को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र को हमने किस जोन में रखा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब जरा नजर मार दो मैप पे, सीधे जाओ मैप पे। अब आपको पता चलेगा कि ये वाला क्षेत्र 0 डिग्री में रही था, तो ये वाला क्षेत्र हमारा, ये मैं दूसरा पेन लूं, और किस तरह का पेन लूं मैं, इसी को थोड़ा ब्रॉडर कर दूं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसमें देखो हमारा साउथ इंडिया भी आ रहा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, वैसे जलवायु पे हम लोग अलग से चलेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ से हमें मोटी मोटी चीजें आइडिया मिल जाएंगी। यहाँ की जलवायु कैसी होगी, यहाँ की जलवायु जो होगी वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। ठीक है, मतलब बारिश ज्यादा होगी, खट्टे फल, खट्टे फल सबसे ज्यादा भूमध्य सागरी, जो मैंने बताया था ना भूमध्य सागरी पट्टी, उसमें ज्यादा बारिश होती है ना इसकी अपेक्षा। तो खट्टे फल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये किस जोन में सबसे ज्यादा होते हैं, भूमध्य सागरीय जोन में। ठीक है, विषुवत रेखीय जोन में, यानी 0 to 5 डिग्री। और अगर पूरी की बात कर रहे हैं और भूमध्य रेखी नहीं दिया है ऑप्शन में, तो ये तुम्हारा जोन हो गया। कौन सा जोन है ये, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर है यहां तक, पहला जोन क्लियर है, पहला जोन क्लियर है ना। सेकंड पे चलते हैं, कहां गया, हाँ फर्स्ट मेरा ये था विषुवत रेखीय, ऊपर इसको कर दें, और ये ठीक है, मतलब बड़ा स्नेक यहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली रेप्टाइल्स यहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की भूमि कैसी होगी, दलदली भूमि होगी ना। यहाँ की भूमि कैसी होगी, दलदली भूमि होगी, और दलदली भूमि में कोई भारी जानवर तो नहीं रह सकते जैसे हाथी वगैरह, तो यहाँ पे रेप्टाइल्स ज्यादा रहेंगे। ठीक है, हाँ चलेंगे उन सब, ये सारी जो जीव जंतु हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब वो उसका टाइम आएगा, आई मीन तब हम लोग, और एनवायरनमेंट में देखेंगे, एनवायरनमेंट का अलग से टॉपिक होगा, तो एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें रिलेट करनी है। आप क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट को, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक लिंक बना रहे हैं, समझ रहे हो ना, मेरी बात समझने की कोशिश करना प्लीज। अभी हम लोग टॉपिक टू टॉपिक लिंक बना के चल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें भाई पूरा सब्जेक्ट भी समझना है ना, तो पूरा सब्जेक्ट लिंक से बन जाएगा, टॉपिक 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 मिलके सब्जेक्ट बना देंगे। फिर हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लिंक करेंगे। जैसे मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी में सारी चीजों, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीजें, तो ये सारी चीजें फिर हम किस में रिलेट कर देंगे, ये सारी चीजें हम उठा के पर्यावरण में डाल देंगे कि कहाँ की जैव विविधता, यहाँ पे जैव विविधता, यहाँ पे क्यों ज्यादा जैव विविधता है, क्योंकि यहाँ पे जलवायु अधिक है, जलवायु यहाँ की जो है मानसूनी जलवायु है, तो ये सारी चीजें इसमें अप्लाई कर देंगे ना। तो चैप्टर टू चैप्टर, जैसे हम लोग अंतर अनुशासनात्मक पढ़ाई कहते हैं, है ना, सारे विषय को रिलेट करके चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ से अगर हम अर्थव्यवस्था को, चलो ठीक है, यहाँ से हम इकोनॉमिक को रिलेट करें, अगर इकोनॉमी को जानने की कोशिश करें, तो इन क्षेत्रों की जहाँ पे सबसे ज्यादा जहाँ पे बारिश होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, तो यहाँ की जो इकोनॉमी होगी वो किस टाइप की होगी, सीधी सी चीज है, ये विकसित राष्ट्र तो हो ही नहीं सकते, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ की यार जो संसाधन है वो संसाधन दलदली क्षेत्रों में है ना,
और उनको दलदली क्षेत्रों में हो तो उनका दोहन करने के लिए, उनको यूज करने के लिए हमें बहुत मेहनत पड़ेगी, और उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको एक चीज मैं बता दूं, यार मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, है ना। अच्छा पहले फिनिश कर देते इसको, फिर लास्ट में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे ना, नहीं तो फिर ये चीजें उड़ जाएंगी दिमाग से, जो हमने अभी बैठाने की कोशिश की है वो चीजें ना निकले। तो हम लोगों ने दूसरा देख लिया, पहला क्षेत्र देख लिया था भूमध्य सागरीय, दूसरा देख लिया है, हाँ, अमेज़न फॉरेस्ट। बताएं इसी में है, अमेज़न फॉरेस्ट इसी में मिलेगा आपको भाई। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होगी, उसी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट होंगे, तो इसी में अमेज़न फॉरेस्ट मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको पता है? कहाँ है मेरा मैप, कहाँ है मेरा मैप? इसमें। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे, मैंने देखो इरेज हो गया ये तो, अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में अमेज़न मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग उस पर चलते हैं, अभी अभी चलेंगे, सारी चीजें देखेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ, मैं वही कह रहा हूँ, डाइवर्ट मत होइएगा। अभी जो चल रहा है बेल्ट, सिर्फ बेल्ट पे ध्यान दें। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा अगर हम बात करें, हमने देखो जीरो से कहां पे देख लिया है, जीरो से देख लिया है हम लोगों ने। मैं थोड़ा जीरो नीचे बना रहा हूं, ये हमारा 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ऊपर हमारा था कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा, नीचे का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। अब मैं दूसरी जो व्हाइट कलर से बनाने जा रहा हूं वो है हमारा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। और ये हमारा आर्कटिक वृत्त है और ये अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग बताया। तो अब ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, अब ये तो आपको पता चल गया ना, ये वाला बीच जो येलो येलो वाला है, येलो का बीच वाला है जोन, वो आपको पता चल गया ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब जो 23 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक का जो भाग है ना, 23.5 से लेके 66.5 डिग्री तक का जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। अभी समझने की कोशिश करना, लिखने की कोशिश मत करना, अभी बता तो दूं मैं। देखो मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया, कहाँ है मेरी अर्थ, ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। तापमान देखो, उष्ण था, ऊष्मा थी, अब शीत हो गया। शीतोष्ण शब्द मिलके बना है शीत प्लस उष्ण, यानी यहां ऊष्मा भी है और शीत भी है, ठंड भी है, ठंड भी है। तो इसको हम लोग, दोनों चीजें यहाँ पे मिलती हैं, यानी ठंडक भी है और ऊष्मा भी है, लेकिन ऊष्मा कम है, ठंडक ज्यादा है, तो इसीलिए इसको हम लोग शीतोष्ण बोलते हैं। इसका एक और नाम है, आप ध्यान देने की कोशिश करें, इसका एक और नाम है जिसे उपोष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण क्या कहते हैं? उप प्लस उष्ण, मतलब वो उष्ण नहीं है, क्या है? उप। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ले लो, प्रधानमंत्री में से कम लगता है, राष्ट्रपति ले लो, राष्ट्रपति प्योर होता है ना, मतलब प्योर का मतलब वो राष्ट्रपति ही होता है, और उसके नीचे जो होता है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति, उप लग जाता है ना उसके आगे, तो वही चीज है उपोष्ण, यानी वो अब उष्ण नहीं है, उष्ण है भी तो बहुत कम है, अब क्या हो गया? शीत में कन्वर्ट हो गया। शीत, यहाँ पे ठंडे प्रदेशों में हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ पे ठंडे प्रदेश होते हैं, क्लियर है यहाँ पे? तो इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध, और उपोष्ण कटिबंध भी इसका नाम है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इट इज क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड है हमारा, हाँ क्या? ओके, कोई कमेंट नहीं है, कमेंट सभी का मत कीजिएगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड पे। ये हमारा 0 डिग्री है, 23 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, दोनों गोलार्ध में सेम चीज है ना। 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। अब हम लोग कौन कितने पे जाएंगे?
पोल पे जाएंगे, यानी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और नीचे 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अब जो ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, दिस इज, अब बताओ शीत कटबंध में हम लोग पहुंच चुके थे ना, यहां पे शीत कटबंध में हम लोग प्रवेश कर चुके थे। वेयर इज मैप? हाँ है, ये है, ओके। तो हम लोग यहां तक शीत कटबंध में, अब जरा सोचो, ऊपर और ज्यादा शीत होगी ना, ऊपर और ज्यादा शीत होगी। पहले शीतोष्ण था ना, शीत प्लस उष्ण था, अब उष्ण हट जाएगा ना, सिर्फ शीत बचेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं शीत कटबंध, शीत शीत कटबंध, ठीक है। यहां पे शीत का मतलब क्या है? सर्दी, और सर्दी नहीं, यहां पे बर्फ, बर्फ जमी रहती है इस जोन में, पूरे में बर्फ जमी रहती है। अब हम थोड़ा पीछे चले, एक चीज यहाँ पे मिस हो गया। यहाँ पे क्या मिस हुआ? 66.5 और 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो कितने डिग्री अक्षांश है यहाँ पे? कितने अक्षांश है? 23.5 और 66 के बीच में कितना बच रहा है? तो अगर सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा 3 और 2, और इसको ऐड कर, नीचे भी तो उतना ही होगा ना, तो इसको मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा कितना? ये शीत कटबंध शीतोष्ण है ना, ओके। तो इसमें कितना मिल जाएगा? कितना जोन बनेगा ये? मैंने मिस कर दिया, सॉरी। इट इज नॉट 2, इट इज 4, यहाँ 4, तो ये बन जाएगा लगभग 86 डिग्री, 86 डिग्री। और जो हमारा शीत कटबंध है, इसमें 90 डिग्री ऊपर जाएगा, 90 डिग्री नीचे करो इसको, 90 डिग्री, और ये 66.5। अगर हम सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मुझे मिलेगा 23.5, 23.5 और 23.5, तो मिल जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल? तो ये हो जाएगा आपका 47, 47, ठीक है। तो ये 47, देखो यहाँ 47% है, और यहाँ पे 86% है, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर 48, तो ये 48% है। तो इसका मतलब जो ये होता है ना उष्ण कटिबंध, जो उष्ण कटिबंध है, ये हमारे 25% क्षेत्र है। ये टोटल कितना परसेंट है? ये क्षेत्र 25%। और जो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है ना, वो 86 वाला है, यानी ये कितना है? ये लगभग 50% है। कितना है? लगभग 50%। भैया नीचे मत लिखो, वो दिख नहीं रहा। ओके 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 ओके, ओ सॉरी सॉरी, मैंने ये बताया ना, ये 43 ये तो समझ में आ रहा होगा ना, समझ के आधार पे तो आप लोग लिख सकते हैं। ये 43, अब नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखना मुझे नीचे। 43 ये तो सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, 46 66.5 से जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 43, और नीचे भी 43 मिलेगा ना, यहाँ पे भी 43, तो 43 प्लस 43 ये हो जाएगा 86 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध का, और वो कितना है? वो लगभग 50% के आसपास है, ठीक है। 48 कहां से आया? 48 कहां से आया? कौन सा 48? 47। अच्छा, ये वाला आप बात कर रहे हैं ना, 48 कहां से आया, ठीक है। जब आप 0 से 23.5 जाएंगे तो 23.5 प्लस 23.5 कितना हो जाएगा? 23.5 और 23.5 43 हो जाएगा ना, 47। और प्लस 0 डिग्री, ये वाला 0 डिग्री, ये जो बीच में 0 डिग्री है ना, 1 डिग्री और है यहाँ पे, तो एक लाइन, 1 डिग्री का मतलब एक लाइन और है, तो कितना हो जाएगा? 48 अक्षांश यहाँ पे है। यानी अब हम बता रहे हैं इसको टोटल, फिर से मैं सोच रहा हूँ एक बार मैं फिर से इसको बता दूं, ठीक है। हाँ हाँ, अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ, शुरू से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहाँ पे था? हाँ, ये तो आप लोग समझ ही गए। जैसे जैसे हम ध्रुवों पे जाएंगे क्या होगा? टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, गिरना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर। तापमान के आधार पर अक्षांशों का वर्गीकरण है, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते थे भूमध्य रेखा, 0 डिग्री से, अब सिर्फ और सिर्फ समझना है ना, पेन और पेपर नीचे रख दो। 0 से 5 डिग्री अगर हम ऊपर चलेंगे और 0 से 5 डिग्री नीचे चलेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, और 0 से 5 डिग्री ऊपर, 0 से 5 डिग्री नीचे जाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र। ये कितने अक्षांश होते हैं?
सबसे कम अगर क्षेत्र की बात करें तो यही होता है, सबसे कम क्षेत्र होता है ये, लगभग 10 अक्षांश होता है। यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, गर्मी कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बाद सेकंड, उसमें क्या है कि अब हम पूरा ले रहे हैं, 0 डिग्री से 23.5 ऊपर, 0 डिग्री से 23.5 नीचे, यानी इसमें 10 डिग्री जो मैंने अभी बताया था ना पीछे वाला 10 डिग्री, वो इसमें इंक्लूड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है। तो जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो आपको सीधी सी चीज है, बाकी जो इससे लिंक चीजें होती है वो सारी होंगी यहाँ पे। तो अगर हम इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये कितना भाग है, तो ये कुल कुल भूमि का लगभग 25% जो है, कुल भूमि का 25% जो क्षेत्र है वो किसका है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का है। ठीक है। फिर हम थर्ड पे आए थे, इसको मैंने मैप पे बता, अच्छा ये चीज यहाँ पे देखो, मैं बाद में बता दूंगा, है ना, बाद में बता दूंगा। ओके, थर्ड पे गया, फिर मैंने बताया कि अब हम लोग 66.5 से ऊपर चलेंगे ना, नीचे वाला हम देख चुके दोनों, ये हमारा जो है 23.5 इन दोनों के बीच का जो भाग था वो हमारा कौन सा था, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इससे ऊपर वाला कौन सा था, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब शीत उष्ण, उसमें शीतोष्ण था ना, शीत प्लस उष्ण, 23.5 डिग्री से लेके 66.5 तक जो है शीतोष्ण कटिबंधी था। तो शीत है उसमें और उष्ण का कुछ भाग है ना, ऊष्मा भी है। अब क्या है, उसके नीचे ऊष्मा गायब हो जाएगी, ऊष्मा नहीं बचेगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ शीत, और शीत का मतलब बर्फ यहाँ पे जमी रहती है। तो ये 66.5 है और ऊपर 90 डिग्री है, अगर इनको घटाने की कोशिश करेंगे तो हमें 23.5 मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में भी वही कंडीशन है, तो कितना मिल जाएगा, 23.5 नीचे मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 47 अक्षांश, 47 यहां मिल जाएगा। ठीक है। तो आप अगर जोड़ने की कोशिश करोगे, जो पहला था, जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट कौन सा था हमारा, जो फर्स्ट था वो था हमारा उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंधी कितने डिग्री में फैला हुआ था, 48 में था। उसके बाद शीतोष्ण जो मिला था वो था मेरा 86 के आसपास, और उसके बाद जो हमें लास्ट में मिला था वो मिला था 47 डिग्री शीत कटिबंध में। तो अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो मेरा 181 आ जाएगा ना 181, यानी मैंने पूरा कवर कर लिया ना, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी साउथर्न की साइड में भी 0 to 90। तो ये पूरा इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी ये केवल 25% क्षेत्र में फैला है, ये 50% क्षेत्र में फैला है, और ये 24% क्षेत्र में फैला, तो बाकी 1% जो है ना, वो 1% इसी में इंक्लूड है। समझ रहे हो, इसको भी हम लगभग 25% कह सकते हैं। 1% इसी में ना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र वाला 1% उसको मैंने दे दिया, 1% वो है, 25% ये, और सबसे ज्यादा जो है वो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, 50% के आसपास फैला है। ठीक है। और हाँ, ओके। अच्छा, अब हम इस बार एक बार मैप पे इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं, मैप पे। हाँ है मैप, मैप हमारा यहां पर है, देखो ये हमारा क्या था, जो व्हाइट व्हाइट लाइन मैंने खींची, ये मेरा कौन सा जोन था, भूमध्य सागरीय, इसी में है 0 to 5। और जो पूरा जोन है इसको हम लोगों ने नाम दिया था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये हमारा रेड से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब जो ग्रीन वाला जोन है इसको नाम देंगे हम लोग कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण, क्योंकि इसमें शीत भी है और देखो नीचे उष्ण है ना, तो इससे ये मिल रहा है ना, उष्ण से ये मिलता है, तो नीचे, अच्छा ये जो 23.5 होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर तक तो गर्मी गर्मी तो महसूस होगी ना, यहाँ पे एकदम से ठंडी थोड़े ना होने लगेगी, यहाँ से यहाँ तक तो गर्मी महसूस होगी। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गर्मी होगी, इसीलिए इसे उष्ण भी बोलते हैं, और ऊपर तो ठंड है ही, तो इसको दोनों मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो ऊपर है इसके, उसको मैं येलो से कर दे रहा हूं, जो ऊपर वाला जोन है वो शीत कटिबंधी, क्योंकि यहाँ से शीत था ना, सिर्फ और सिर्फ शीत था। अब शीत, यहाँ से शीत है ना यहाँ तक, तो अब ऊपर तो शीत से भी प्लस शीत होगा, शीत का स्क्वायर कर दो, और शीत का स्क्वायर बर्फ बन जाती है। जो मैं ये ऊपर कर रहा हूं, ये ऊपर जो किया वो सेम नीचे भी है, ये तो मैं उत्तरी गोलार्ध में कर रहा हूं, सेम चीजें नीचे भी हैं दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर है। ओके, तो ये चीज शीत कटिबंध में आती है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, जो उपोष्ण, मैं मतलब इसको बताना नहीं चाहता था, मैं सोचता था ज्यादा हो जाए, मैं सोचता हूँ क्लियरिटी के लिए बता दूं।
क्लैरिटी के लिए ये है जो मैंने ये बताया ना, बीच वाला जोन, यानी 23.5 से 23.5 डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा ना। 23.5 से अगर हम 40 डिग्री तक चलें, क्योंकि ये पूरा कितना है जोन, 66.5 है, तो 23.5 से अगर हम 40 डिग्री तक चलेंगे तो उसी को उपोष्ण भी बोलते हैं। ठीक है, उसी को जोन को उपोष्ण बोलते हैं। और वो उपोष्ण आता किस में है, ये पूरा शीतोष्ण कटिबंधीय जोन में आता है। मैं इसको बताना नहीं चाहता था क्योंकि टिपिकल हो जाएगा फिर, लेकिन फिर भी क्लियरिटी के लिए मैंने ये चीजें बता दी। ओके, तो यहां तक क्लियर है सब? सब क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? प्लीज कमेंट करें, प्लीज कमेंट करें। कुछ अगर अटक रहा है तो मुझे पूछ लें अभी। हम्म, खो गए हो क्या लेक्चर में? हम्म, नो। अरे नो लिख रहे हो इसका मतलब क्या, समझ में नहीं आया? पूरा लिख दिया करो कि हाँ समझ में आ गया। हम्म, इट इज क्लियर। हम्म, पट्टियां हमने समझ ली, बेल्ट, बेल्ट सारी समझ में आ गई? कोई बेल्ट रह तो नहीं गई? देखो मैं वन लाइनर इसमें अभी बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसको डिटेल में एक एक पट्टी को लेकर डिटेल में चलेंगे तब वहां से वन लाइनर निकल आएंगे। अरे भैया लिखो तो, आ गया आप लोगों को समझ में? आया आया, ठीक है। तो हम लोग, हाँ ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार, दोनों 66.5 से बाहर जाने पर सर्दी बढ़ेगी। दोनों और 66.5 डिग्री से बाहर जाने पर और सर्दी बढ़ेगी। हाँ, अब सर्दी बढ़ेगी तो बर्फ जमेगी, सर्दी का स्क्वायर होगा उधर, है ना? ठीक है, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं ये सारी चीजें। अब हम लोग गोल गोल उसमें देख लेते हैं। ये छोटा हो गया ज़्यादा, ठीक है। ऐसी ही है हमारी अर्थ, थोड़ी सी मेरी अर्थ इधर पीछे हो गई है, वैसे ठीक थी। ओके, हम्म, ठीक है। ये कौन सा है? 0 डिग्री, ठीक है। मैं इसी के साथ क्या कर दे रहा हूँ, मतलब 5 डिग्री अपर नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध में, और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में डॉटेड मैंने बना दिए। कौन सा जोन है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, भूमध्य रेखीय जोन है, ठीक है। अब जो ग्रीन वाला है ये हमारा कौन सा है? ये ग्रीन वाला हमारा 66.5, सॉरी नॉट 66.5, इसको वो कर दो थोड़ा सा। हम्म, ये जो ग्रीन है ये हमारा हो जाएगा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। और उसके नीचे दोनों ओर मैं कह रहा हूँ इक्वल है, 23.5 डिग्री दोनों ओर का मतलब नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और आधे की बात कर रहे हैं तो गोलार्ध की बात कर रहे हैं। और इससे जो ऊपर है वो है हमारा 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल। और उससे भी नीचे हम लोगों को क्या मिलता है? 90 डिग्री, नीचे 90 डिग्री। तो अच्छा, ये वाला पेन थोड़ा वैसा हो रहा ना, ग्रीन वाला,
शायद इससे क्लियर रहेगा। हाँ ये ठीक है, थोड़ा इसमें ज़्यादा कंट्रास्ट है। ओके, तो ये चीज़ें ठीक है। तो ये वाला जो जोन है रेड वाला, इसको हम लोगों ने नाम दिया भूमध्य रेखीय क्षेत्र। 5 डिग्री 5 डिग्री यानी 10 डिग्री। क्लियर? और एक बार फिर से बता देना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ मैं वही बता रहा हूँ 0 to 5 डिग्री ये होगा हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। उसके बाद जो ये ग्रीन वाला है, मैंने इसी में इसको एडजस्ट कर दिया था दोनों को, और इस पट्टी को हमने नाम दिया था 23.5 उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में। इसको मैंने नाम दिया था उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय याद करने की कोशिश मत करना यार। उष्ण है, उष्ण क्यों है तो आपको पता चलेगा ना, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ रही हैं तो उष्ण ही तो होगा ना यहाँ पे। याद करने की कोशिश मत कर लेना, समझे? नहीं तो जो है ना किए धराए पे सब पानी फेर देंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये ग्रीन वाला। उसके बाद जो व्हाइट वाला है ना, ये वाला क्षेत्र, ये पट्टी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ये पट्टी। तो ये हमारा जो व्हाइट वाला है, मैं सफेद से नीचे लेके दे रहा हूं, ये हमारा है उपोष्ण। इसमें उपोष्ण भी बोलते हैं इसी को। मैंने जैसे कि बता दिया ना, उपोष्ण 40 डिग्री तक होता है, लेकिन हम कहां तक जा रहे हैं? 66.5 तक जा रहे हैं। तो इसी को एक और नाम दे देते हैं, क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि ठंड शुरू हो जाएगी ना यहाँ पे। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब जो येलो वाला जोन है, ठंड शुरू हो गई है यहाँ पे। जब ठंड शुरू हो गई है, अब शीत, अब उष्ण तो है नहीं ना, इसमें उष्ण लगा है, इसमें उष्ण है, इसमें उष्ण है, क्योंकि यहां तक तो गर्मी मिल रही थी, पर अब सर्दी शुरू हो गई ना यहाँ पे। तो इसको हम लोग कहते थे शीत कटिबंध। केवल शीत कटिबंध, एक्चुअली नाम है ना थोड़े, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये भी हमारा शीत कटिबंध। और ये हमारा उष्ण कटिबंध है, तो ये पूरा उष्ण कटिबंध है। ये उपोष्ण है, तो बीच वाला भी उपोष्ण है। व्हाइट से मैं लिख दूं इसको, तो ये भी हमारा उपोष्ण या शीतोष्ण। ये दोनों नाम याद रखना है ना, न तुम उसको अलग अलग कर दो। ये मत कर देना इसी को हम उपोष्ण कहते हैं। ये उष्ण कटिबंध है, ग्रीन वाला जो है वो उष्ण कटिबंध है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, पूरे मिला के क्या है? उष्ण कटिबंधीय।